नाजरीन आदाब, प्रोग्राम कानून और इंसाफ की बात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं, जिसमें हमारा ताउन करती हैं J&K लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। नाजरीन, हर बार की तरह एक नए मेहमान के साथ आए हैं और एक नए मौजू के साथ आए हैं। हम हमेशा बात करते हैं नए कवानीनों की, और जो हमारे ऑलरेडी पुराने कवानीन हैं उन पे भी बात करते हैं अगर उनमें कहीं कोई तरमीम हुई। नाजरीन, हम आए दिन देखते हैं कि हमारी सोसाइटी में विमेन से रिलेटेड क्राइम्स कितने बढ़ रहे हैं, जबकि हमारे कवानीन जो हैं ऑलरेडी तहफ़्फ़ुज़ात के लिए दिए गए हैं, उनमें भी कहीं अगर देखा जाए कमी पेशी रह जाती है। और उसी कमी पेशी को पूरा करने के लिए हमारे जो ये कवानीन हैं इनमें वक्तन फ़वक्तन तरमीमें होती हैं। और ऐसे ही जो हमारे पुराने लॉज हैं विमेन से लेकर सेफ्टी और लीगल प्रोटेक्शन को लेकर, आज हम बात करेंगे क्या हैं वो लॉज और उनको कैसे रिफॉर्म किया गया है ताकि और ज़्यादा इनको अच्छी तरह अमलाया जाए और ज्यादा तहफ़्फ़ुज़ात दिया जाए हमारी फीमेल्स को। नाजरीन, इस मौजू पे बात करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में दावत दी है। आज की हमारी मेहमान जज साहिबा हैं फौजिया पॉल जी, जो कि सब जज हैं और तैनात हैं इस टाइम सेक्रेटरी डालसा अनंतनाग विद एडिशनल चार्ज कुलगाम। मैडम, आपका खैर मकदम है हमारे प्रोग्राम में। जैसे कि हमने शुरुआत में ही बात की मैडम कि हमारे जो कवानीन हैं जो ऑलरेडी बने हुए हैं और उनमें भी कहीं अगर कहीं कोई कमी पेशी हो और जो तरमीमें उसमें होती हैं वक्तन फ़वक्तन, वो हमारी सोसाइटी की नीड के हिसाब से होती हैं। मैम, सबसे पहले हम जानेंगे कि क्या कवानीन जो है जो ऑलरेडी हमारे काम कर रहे हैं और जिनसे हमारी फीमेल्स को तहफ़्फ़ुज़ात मिलते रहे हैं। थैंक यू गजाला, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। इस टॉपिक पे एलाबोरेट करने से पहले मैं एक जो हमारे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर है उनके कोट से शुरू करना चाहूंगी। जैसे उन्होंने कहा है, आई मेजर द प्रोग्रेस ऑफ अ सोसाइटी बाय द लेवल ऑफ प्रोग्रेस वुमेन हैव मेड। तो ये बहुत ज़रूरी है। हमारा जो मुल्क है, इट्स अ डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक नेशन, और हमारे जितने भी ये कानून बनता है, जितने भी लॉज बनते हैं, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन के सारे प्रिंसिपल्स जो है वो एनश्राइंड होते हैं, जिसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस होता है विमेन रिलेटेड लॉज से। बिकॉज आपको पता है कि विमेन से रिलेटेड लॉज जो है वो इसलिए बनाए हैं क्योंकि हमारा एक पेट्रियार्की जो सेटअप है सोसाइटी का, वही चलता आ रहा है काफी अरसे से, और उसको उनकी कंडीशन बेटर बनाने के लिए वक्तन बवक्तन डिफरेंट लॉज आए हैं और काफी उसमें प्रोग्रेस भी आया है, दिन ब दिन अमेंडमेंट्स आई है ताकि उनको और स्ट्रेंथन किया जाए। तो हमारे बहुत सारे लॉज हैं जो इसकी सेफ्टी से रिलेटेड, उनके प्रोग्रेस से रिलेटेड, उनको हर एक तरह की जो है प्रोटेक्शन दे, वो लॉज आए हैं। जैसे हमारा डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, हमारा पहले इंडियन पीनल कोड था, अब वो चेंज होके BNS आया है, भारतीय न्याय संहिता, जिसमें और स्ट्रेंथन किए हैं और नए लॉज ऐड हुए हैं ताकि विमेन और सेफ फील करे और प्रोटेक्ट हो जाए हमारी जो नेशन की विमेन है। जैसे डावरी प्रोहिबिशन एक्ट है, जिसमें दहेज लेना देना वो जो है प्रोहिबिट किया गया है, या डावरी डेथ्स होती हैं। फिर हमारी जो बिलो 18 जो हमारी लड़कियां हैं उससे रिलेटेड पॉक्सो एक्ट है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल वायलेंस एक्ट है, वो है। या साइबर जो लॉज आए हैं जिसमें हमारा जैसे स्टॉकिंग वगैरह है वो पनिशेबल हुआ है, वॉयरिज्म है, बहुत सारे लॉज हैं। जैसे कि हमारी एक स्पेशल सेल भी ईव टीजिंग पे कॉलेजेस के लिए एक स्पेशल सेल पुलिस की तैनात की गई है। ये सारा जो है इन्हीं लॉज का हिस्सा है। मैम, जैसे कि अभी आपने कहा कि हमारे पुराने IPC के लॉज हैं और नए जो है जो तरमीमें हुई हैं, मैम थोड़ा सा हम चाहेंगे कि अगर आप इसमें थोड़ी वजाहत करें ताकि हमारे नाजरीन समझ पाएं कि क्या चीजें पहले थी और क्या उसमें एडिशन हुआ है। जी बिल्कुल। जैसे हमारा इंडियन पीनल कोड था, उसमें भी हमारे काफी ऑफेंसेस थे जो विमेन रिलेटेड थे, जिसमें विमेन को प्रोटेक्शन होती थी, उनकी मॉडेस्टी जो है प्रोटेक्ट करने के लिए लॉज थे। उनको इंसल्ट जहां पे होता था या असॉल्ट होता था या उनको फिजिकल किया जाता था, क्रूअलिटी जैसे इन लॉज करते थे, उससे रिलेटेड लॉज थे। लेकिन अब जो हमारा है BNS है, जो कि पिछले साल यहाँ पे एनफोर्स हुआ है, उसमें पूरा एक चैप्टर अलग से विमेन और चिल्ड्रन से रिलेटेड जो है वो दैट हैज बीन डेडिकेटेड टू देम। उसमें हमारे जो पुराने लॉज थे वो भी है जिनको स्ट्रेंथन किया गया है, और कुछ नए लॉज ऐड हुए हैं। मैं कुछ मेजर लॉज पे थोड़ा सा इस पे लाइट डालना चाहूंगी। जैसे हमारे सेक्सुअल ऑफेंसेस से रिलेटेड, जैसे हमारा रेप
जैसे केसेस होते हैं, जैसे पहले उसकी जो सजा थी वो उतनी ज्यादा नहीं थी, अब बहुत ज्यादा इसमें स्ट्रेंथन, इसको इन लॉज को बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन किया गया है ताकि डेटरेंस ज्यादा हो। डेटरेंस हो, पब्लिक डेटरेंस हो। जैसे आप रेप कमिट करते हैं, किसी रेप एक फीमेल पे आप कमिट करते हैं, तो उसकी मिनिमम सजा जो है दैट इज 10 साल की सजा है, और लाइफ इम्प्रिजनमेंट पे वो एक्सटेंड हो सकती है अलोंग विथ फाइन। जितने भी विमेन रिलेटेड ऑफेंसेस है उसमें फाइन तो सब में ही आपको देना है। ये फाइन का एक इसमें एक अच्छी चीज हुई है कि जो नया हमारा ये लॉ आया है BNS, इट इज विक्टिम एसेंट्रिक। आप इसमें विक्टिम, पहले हम जैसे होता था, पहले एक्यूज्ड होता था और यहां से स्टेट होती थी, विक्टिम वहीं की वहीं रहती थी। बहुत सारे केसेस में एक्यूज्ड एक्विट हो जाते थे, विक्टिम को कभी फॉल्टी इन्वेस्टिगेशन होती थी बाकी, तो उसको कोई फायदा नहीं मिलता था। अब ऐसा हुआ है कि विक्टिम को एक तो पार्टिसिपेशन का इसमें पूरा चांस होगा, और इससे जब कल को सजा होगी तो इसमें जो भी फाइन होगा, वो जो भी उसके मेडिकल एक्सपेंसेस है वो फाइन इस हिसाब से पुट किया जाएगा कि उसके मेडिकल एक्सपेंसेस एक तो कवर होने चाहिए, दूसरा उसको रिहैबिलिटेशन होना चाहिए उससे, उस विक्टिम को, और कोई भी आप उसका ऐसा एक्सपेंस जो इनकर हुआ है वो सारा एक्सपेंस जो है वो उसको वो मिलना चाहिए, वो उस एक्यूज से हासिल करते हैं। तो जैसे अब आप रेप, अगर आप बिलो 18 ईयर्स और अ गर्ल विच इज मोर देन 12 ईयर्स ऑफ एज एंड बिलो 18, उसमें मिनिमम सजा आपको 20 साल की है, विच कैन एक्सटेंड टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट। और लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मतलब ये नहीं है कि आगे के 15 साल, पूरी लाइफ उसको जेल में काटनी है जब तक उसकी डेथ हो जाती है। और साथ में अगर कोई बच्ची है, जैसे 12 साल से नीचे जिसकी एज हो, अगर उस पर रेप कमिट करता है कोई, तो उसको एक तो मिनिमम सजा तो 20 साल की है, विच कैन एक्सटेंड टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट, और उसको फांसी की सजा भी हो सकती है। तो ऐसे ही हमारा एक कुछ और जैसे लॉज है, जैसे अगर आप किसी के ऊपर रेप कमिट कर रहे हैं और उसको ऐसी इंजरी दे रहे हैं जिससे उसकी डेथ हो जाती है, या मे बी डेथ नहीं होती है लेकिन वो एक परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट में जाती है, मतलब वो बिल्कुल हिलने डुलने, कुछ बस एक जिंदा लाश की तरह होती है, उसमें भी मिनिमम सजा जो है। और ये सारी सजाएं जो है देयर रिगरस इम्प्रिजनमेंट्स, सिंपल इम्प्रिजनमेंट्स नहीं है। आपकी रिगरस इम्प्रिजनमेंट मिनिमम 20 इयर्स की होगी, और साथ में लाइफ इम्प्रिजनमेंट फॉर होल लाइफ, या वही आप कह रहे हैं फांसी की सजा जो है इसमें हो सकती है। या आप देखिए, जैसे हमारे कुछ इसमें नए लॉज ऐसे आए हैं, जैसे कोई एक पर्सन अथॉरिटी में है, सपोज एक सुपरिंटेंडेंट है जेल का, या एक इंस्टीट्यूशन का हेड है, सपोज एक हॉस्पिटल का कोई हेड है, या कोई रिमांड होम का हेड है, या हमारे शेल्टर होम्स होते हैं जैसा कि आपको पता है, उसका हेड है। अगर वो अपनी जो पोजीशन है वो उसका अब्यूज करे और सेक्सुअल इंटरकोर्स, मे बी रेप ना करे लेकिन सेक्सुअल इंटरकोर्स किसी उसके साथ, इनमेट के साथ करे, या जो भी कस्टडी में जो लड़की हो उसके साथ करे, उसको भी इसमें वो सजा मिलेगी। उसमें मिनिमम 10 साल की सजा उसको होगी, और जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट में ये हो सकती है, कन्वर्ट हो सकती है, और साथ में फाइन। ऐसी बहुत सारी और सजाएं हैं। जी मैम, जैसे कि अभी आपने कहा कि पहले क्या होता था कि अगर किसी के साथ रेप होता था, जो विक्टिम होती थी, विक्टिम एक ट्रायल फेस करती थी, वो भी एक ट्रायल ही फेस करती थी, और अगर कहीं किसी तरीके से अगर कोई छूट जाता था तो वो जो टाइम है, वो पेन है, वो पेन जो उस फीमेल को हुआ करती थी, वो पेन हम लोग महसूस भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो किस दौर से गुजरती थी। खास इसी चीज को नजर रखते हुए, इसको मद्देनजर रखते हुए, हमारी विक्टिम कॉम्पनसेशन स्कीम्स जो है, हम चाहेंगे कि आप उस पर थोड़ी रोशनी डालें, क्योंकि हमारे काफी सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें ये नहीं पता, जिनके साथ फीमेल्स स्पेशली, जिनके साथ क्राइम होते हैं और उनको ये नहीं पता होता कि हमारा जो डालसा की तरफ से है, मतलब लीगल सर्विस अथॉरिटी की तरफ से जो विक्टिम कॉम्पनसेशन स्कीम है वो क्या है और उसके क्या डिफरेंट स्लैब्स हैं। मैम, हमारी जो विक्टिम कॉम्पनसेशन स्कीम है बहुत ही अहम स्कीम है। ये एक्चुअली उन विक्टिम्स को हम इनिशियल स्टेज पे ही थोड़ा सा रिहैबिलिटेट कर लेते हैं। वो कैसे कि सपोज कोई रेप विक्टिम है, जरूरी नहीं है सिर्फ रेप विक्टिम की बात हो, मर्डर केसेस में या एसिड अटैक्स होते हैं, आपको पता है इसमें कितना एक बुरा एक अजाब है इसमें इस लड़की के लिए जिसके ऊपर एसिड अटैक होता है। तो उनको क्या होता है, विदाउट वेटिंग फॉर द आउटकम ऑफ द ट्रायल,
इनिशियल स्टेज पे ही वो अप्लाई कर सकते हैं फॉर विक्टिम कॉम्पनसेशन। उसके लिए उनको क्या है, डीएलएसए में, जैसे डीएलएसए इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो खुद से भी एप्लीकेशन कर सकते हैं। जब हम उसकी एक इंक्वायरी प्रॉपर करते हैं कि इसके साथ ऐसा हुआ है, वी फॉरवर्डेड टू आर जो हमारे हेड है ऑनरेबल हाई कोर्ट को, या स्टेट की तरफ से भी इसमें कॉम्पनसेशन मिलता है उनको। इनिशियल एक वो अमाउंट जो है उनको इनिशियल स्टेज पे ही मिलता है। हम पूरा ट्रायल का एंड होने का वेट नहीं करते हैं, या ट्रायल के एंड में अगर कभी कोर्ट को लगा, सपोज अक्यूज जो है वो एक्विट होता है, लेकिन कोर्ट को लगता है कि नहीं इसके साथ ये हुआ है, वाकई में हुआ है, लेकिन बिकॉज ऑफ नॉट प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन इसको अक्यूज जो है एक्विट हो गया है, तो वो उस टाइम पे रेकमेंड कर सकते हैं, वो रेकमेंड करते हैं इसका कि इसको कॉम्पनसेट किया जाए, उस टाइम पे भी इसको कॉम्पनसेशन मिलता है। जी मैम, आपने कहा कि हमारे कुछ जो लॉज हैं जो ऑलरेडी थे और हमारे नए लॉज, जैसे हमारा डीवी एक्ट है, डीवी एक्ट को और ज्यादा स्ट्रांग बनाया गया है ताकि जो एक डिस्टिट्यूट लेडी है उसको ज्यादा से ज्यादा तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। मैम, डीवी एक्ट पे तफसीलन बात करने से पहले हम एक सवाल जो मेरे जहन में और हमारे कई सारे नाजरीन जो है उनके जहन में भी हो सकता है, क्योंकि मैम हम लॉयर से हम ये चीज डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि हम दोनों साइड रिप्रेजेंट करते हैं, कभी मेल का साइड करते हैं, कभी फीमेल का साइड रिप्रेजेंट करते हैं। मैम, कभी कभी ऐसा होता है कि डीवी की आड़ में एक मेल को स्क्रूटनाइज किया जाता है, ग्रिल किया जाता है। मैम, वैसी सूरत में हमारे जज साहिबान का क्या रोल रहता है कि उनको कैसे वो चीज जो है एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं कि हाँ वाकई में ये लेडी डेस्टिट्यूट है कि इस एक्ट का मिसयूज हो रहा है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ, कोई भी एक्ट जब आता है, जब वो कोई भी लॉ जब एक्ट बनता है, उससे पहले प्रॉपर स्क्रूटनी होती है। आपको पता है लॉ किस किस स्टेजेस से वो पास होके, बिल पास होके फिर लॉ बनता है, उस पर डेलिब्रेशंस होती हैं। जब तक इतना इस हद तक जरूरी नहीं होता वो लॉ पास करना, तब तक वो लॉ पास नहीं होता है, एक्ट नहीं बनता है। जब तक आपको लगता है कि हमारी मेजॉरिटी ऑफ वुमेन सफर नहीं कर रही है, तब तक उससे आप क्यों वुमेन से प्रोटेक्शन उनके लिए उन लॉज क्यों बनते हैं? इट इज बिकॉज अभी भी women are facing a lot of cruelty। majority women। जैसे हमारा डीवी एक्ट है 2005 का, इट डजंट टॉक अबाउट जस्ट फिजिकल टॉर्चर, इसमें फिजिकल टॉर्चर है, इसमें वर्बल टॉर्चर है आपका, इसमें आपका इकोनॉमिक टॉर्चर है, इसमें आपका इमोशनल टॉर्चर है। अब आप बोलेंगे इकोनॉमिकली आप कैसे अब्यूज कर सकते हैं एक औरत को? देखिए, कोई शादीशुदा औरत है, शी इज डिपेंडेंट ऑन हर हस्बैंड, लेकिन उसका हस्बैंड उसकी बेसिक नीड्स फुलफिल नहीं कर रहा है, उसके लिए तड़पा रहा है उसको, दिस इज अ काइंड ऑफ अब्यूज, राइट, विच इज बीइंग रिकॉग्नाइज्ड बाय डीवी एक्ट। या इमोशनल अब्यूज है। आपको पता है हमारी जो एनसीआरबी का जो डेटा है, हम हर 5 मिनट के बाद इंडिया में जो है हर एक औरत के ऊपर क्राइम, अब्यूज होता है, क्राइम होता है। तो ये लेकिन बहुत कम रिपोर्ट होता है, बिकॉज आपको पता है यहाँ सोशल स्टिग्मा है, बाकी चीजें हैं, वो कहते हैं आप कहाँ जाएंगे, इस झंझट में फंसेंगे। तो ये चीज जो है, इसी को मद्देनजर रखते हुए लॉ बनाया गया, और डीवी एक्ट में आपको इतनी अच्छी प्रोटेक्शंस मिल रही हैं इनिशियल स्टेज पे। आपने सही कहा, इसका मिसयूज भी हो सकता है, मे बी 30% केसेस में मिसयूज होता है ये। लेकिन आपको मैं एक बात बता दूं, एज माई एक्सपीरियंस इन 15 years ऑफ माई दिस करियर, जो झूठा केस होता है वो आगे चल के वो ज्यादा चल नहीं पाता है। मतलब ज्यादा से ज्यादा फर्स्ट रिलीफ आप ले लेंगे कि वो झूठा होता है, बट ऑन द वेरी नेक्स्ट हियरिंग यू गेट टू नो कि ये जो है इसमें इतना नहीं है, बिकॉज अदर साइड आता है, अदर साइड इसको हम सुनते हैं, वो भी अपनी बातें पुट करता है, तो ये साफ पता चल जाता है। मे बी कुछ लोग थोड़ा इसमें टाइम लगता है, सफर करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली ट्रूथ विंस, ये मैं हमेशा कहूंगी यार। जी मैम, हम बात करते हैं डीवी एक्ट की, कि डीवी एक्ट में और ज्यादा कैसे इस एक्ट को और ज्यादा स्ट्रांग बनाया गया है हमारी उन फीमेल्स के लिए जिनके साथ वाकई में घरेलू तशद्दुद होता है। मैम, डीवी एक्ट को बहुत ही मैं सिंप्लीफाई करना चाहती हूँ कि इसमें जरूरी नहीं है कि जो अग्रीव्ड है, जो औरत जिसके साथ ये सारा जुल्म हो रहा है, वो कंप्लेंट फाइल करे। कभी कभी ऐसा होता है कि वो इस सिचुएशन में नहीं होती है, डर के मारे, या मे बी शी डजंट हैव एक्सेस टू गो आउट। अगर उसके पड़ोसी हैं, उसके रिलेटिव हैं, उसके फ्रेंड्स हैं, कोई भी आके, या मे बी जस्ट अ नेबर जो उसको ज्यादा उनको जानता नहीं है, लेकिन उसको पता है इसके साथ हो रहा है, अब्यूज हो रहा है, वो जाके एक कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। वो पुलिस स्टेशन जा सकते हैं, वो डायरेक्ट मैजिस्ट्रेट के पास जा सकते हैं, वो सर्विस प्रोवाइडर्स के पास जा सकते हैं। सिंपल एक कागज पे लिख के देंगे, या इवन ओरल एक कंप्लेंट बता सकते हैं कि यहाँ उसके साथ हो रहा है। और कल को सपोज वो वुमन रिट्रैक्ट करती है, मे बी बिकॉज ऑफ सम रीजन, वो कहती है नहीं जी मेरे साथ नहीं हो रहा है, तो ही और शी जिसने भी वो कंप्लेंट की है वो क्रिमिनली लायबल नहीं होंगे, उनको कोई सजा नहीं है इसके लिए कि आपने क्यों कंप्लेंट, झूठी कंप्लेंट की।
तो इसीलिए वो इसलिए रखा गया है क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, कभी डर के मारे कोई औरत रिट्रैक्ट करती है या वो नहीं चाहती है कि उसकी हाउस होल्ड लाइफ इस पे आ जाए, कोर्ट में आ जाए, बाहर आ जाए, तो रिट्रैक्ट करती है, मजबूरी की वजह से भी करते हैं। तो ये उसके लिए रखा है क्योंकि इस सिचुएशन को जानते हुए हमारी इंडियन सोसाइटी कैसे है, इसीलिए ये बहुत ही एक अच्छा इन्होंने प्रोविजन रखा है। देन प्रोटेक्शन ऑफिसर्स जो है, वो जो गवर्नमेंट है, हर स्टेट की गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी की गवर्नमेंट जो है वो प्रोटेक्शन ऑफिसर्स जो है वो डेजिग्नेट करते हैं बाय अ नोटिफिकेशन। जैसे हमारे यहाँ सीडीपीओज है, सीडीपीओज हैव बीन डेजिग्नेटेड एज प्रोटेक्शन ऑफिसर्स। इनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ये असिस्ट करेंगे अग्रीव्ड जो फीमेल है, उनको एप्लीकेशन लिखवाने में, मैजिस्ट्रेट के पास उनको लेके जाएंगे, उनको बोलेंगे कि उनकी क्या क्या राइट्स है। जैसे उनकी राइट है टुवर्ड्स फ्री लीगल एड, जो उनको डीएलएसए, हर डिस्ट्रिक्ट में एक डीएलएसए है, वहां से उनको फ्री लीगल एड, फ्री लॉयर मिल सकता है। इससे रिलेटेड गजाला मैं आपको एक बात बता दूं, हमारी रिसेंटली एक रिट पिटिशन डिस्पोज ऑफ की है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, जिसका टाइटल है वी द वुमेन ऑफ इंडिया। उसमें विच इज रिलेटेड टू द वुमेन ऑफ इंडिया, रिलेटेड टू द सेफ्टी ऑफ एंड प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन ऑफ इंडिया। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अभी पिछले महीने ही एक ऑर्डर पास किया है, जिसमें उन्होंने सारे स्टेट्स के डीएलएसएस को या मेंबर सेक्रेटरीज को एक डायरेक्शन दी है कि ये एक हर जगह पे बिल्कुल ग्रास रूट लेवल से लेके हाईएस्ट लेवल तक एक वाइड पब्लिसिटी दी जाए कि जो भी अग्रीव्ड वुमन है ड्यू टू डोमेस्टिक वायलेंस, जिसके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस हो रही है, वो उसको फ्री, शी इज एंटाइटल्ड टू फ्री लीगल एड इरेस्पेक्टिव ऑफ वट एवर हर स्टेटस इज। चाहे वो एक गरीब औरत है, चाहे वो बहुत अमीर है, उनको फ्री लीगल एड मिलेगा। इसका मतलब है कि उनको एक फ्री में लॉयर मिलेगा जो डीएलएसए देगा। दे जस्ट हैव टू अप्रोच देम, और इवन इफ दे डोंट वांट अ लॉयर, एडवाइस अगर चाहते हैं वो भी उनको जो है फ्री में मिलेगी डीएलएसए से। जी मैम, जैसे कि हम देखते हैं कि अभी आपने हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट के बारे में बताया। मैम, कहीं ना कहीं एज लॉयर भी देखें हम, और एक इस सोसाइटी के मेंबर होने के हैसियत से मैं ये आपसे बताऊं कि कहीं ना कहीं इतना सब कुछ होने के बाद भी डोमेस्टिक वायलेंस जो है वो रुकता नहीं है। और ये सिर्फ एक गरीब घर में नहीं होता, ये सिर्फ एक अगर देखा जाए एक अनपढ़ फैमिली हो उसमें नहीं होता। हमारे सोसाइटी के जो बड़े ठेकेदार बनते हैं, जो हमारी सोसाइटी के जूरिस्ट्स बनते हैं, वो भी डोमेस्टिक वायलेंस करते हैं। लेकिन मैम, एक फीमेल जहां एक जॉइंट फैमिली में रह रही हो, और अगर वहां उसके हस्बैंड का अपने फादर के साथ, अपने भाइयों के साथ डिस्प्यूट हो, और उस फीमेल पे जब डोमेस्टिक वायलेंस होता है, उसको हमारे जो भी, अगर वो फीमेल कहीं आगे जाकर कहीं बताती है या वो कहीं आगे जाकर अप्रोच करती है, तो उसको वो सिविल डिस्प्यूट का शक्ल दी जाती है। मैम, इसमें जरूरी नहीं है हमारे जितने भी हमारे ये पुलिस से हमारे पुलिस पर्सनल्स हैं, एसएचओज हैं, उनको इसमें ट्रेन किया जाए, उनको ये बताया जाए कि डोमेस्टिक वायलेंस और सिविल डिस्प्यूट में क्या डिफरेंस है। मैम, इसमें डालसा का रोल बड़ा पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि आज भी अगर देखा जाए मैम, इतने सारे केसेस हैं जो कि कोर्ट तक पहुंचते ही नहीं है, जिनको सिविल डिस्प्यूट बताया जाता है, बेशक उसमें इंतहा अगर है वो डोमेस्टिक वायलेंस की है। मैम, आपको बता दूं गजाला कि जो ये डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस है, जैसे हमारे बहुत सारे वन स्टॉप सेंटर्स हैं, वहां पर भी इनिशियल स्टेज पे आते हैं, जहां उनको काउंसलिंग प्रोवाइड की जाती है। बहुत सारे डिस्प्यूट्स जिनके इनिशियल डिस्प्यूट्स होते हैं या मे बी ज्यादा बड़े नहीं होते हैं, वो वहीं खत्म हो जाते हैं। जो उनको लगता है उस स्टेज पे खत्म नहीं होते हैं, वो डीएलएसएस को रेफर करते हैं, जहां हम उनको एक फ्री लीगल एड देते हैं, फ्री में लॉयर देते हैं, ताकि वो कोर्ट्स को अप्रोच कर सके। या इवन इन द फॉर्म ऑफ प्री लिटिगेशंस भी, मैं एज ए सेक्रेटरी डीएलएसए, आई हैव बीन डीलिंग विद मेनी सच प्री लिटिगेशन एप्लीकेशंस जहां पे डोमेस्टिक वायलेंस हुई है, एंड वो प्रेफर करते हैं कोर्ट से जाने से पहले वो एक प्री लिटिगेशन फाइल करें। एक प्री लिटिगेशन का ऑप्शन है मैम? जी बिल्कुल, प्री लिटिगेशन आप किसी भी केस में बिफोर फाइलिंग अ फॉर्मल केस आप प्री लिटिगेशन कर सकते हैं। तो इस ऐसी सिचुएशन में जो वो लेडी है, उसको एक तो उसका टाइम भी सेव होगा, और उसमें भी उनका रिलेशनशिप भी बेटर रहेगा। कोर्ट में फिर एक दूसरे के ऊपर वो अलग अलग वो इल्जाम उछालते हैं, उससे थोड़ा रिलेशनशिप भी वो होता है। या फिर बहुत सारे कोर्ट्स में जो हमारे पोस्ट लिटिगेशन केसेस है, वो जो स्पेशली जो मैट्रिमोनियल केसेस है, जैसे इसमें डीवी में एक ऑप्शन है कि किसी भी स्टेज पे जो जज साहब है वो इसमें काउंसलिंग के लिए भेज सकते हैं पार्टीज को। बहुत सारी स्टेजेस पे काउंसलिंग ही हेल्प करती है उनको, एंड दे पैच अप। या बहुत सारी स्टेज पे अगर काउंसलिंग नहीं करती है तो वो लोक अदालत में कोई भी एडीआर के मेथड को रेफर करते हैं। जैसे हम कंसिलिएशन है, मीडिएशन है, या फिर लोक अदालत में हम उनको दोनों को सुनते हैं, ताकि उनके बीच में जो है हमारा एंडेवर यही होता है, जो हमें ऑर्डर्स भी हैं कि मैट्रिमोनियल इश्यूज में जो भी इनका पार्टीज है, इनको एक सेपरेट थोड़ा सा टाइम दे दे, जब आपको
लगे फ्री है, फ्री में हम जैसे हम पोस्ट ब्रेक जो है जजेस उनको अलग से एक सेशन देते हैं, कैमरा ट्रायल रखते हैं, मतलब चेंबर में सुनते हैं, काउंसलिंग करते हैं, और मोस्ट ऑफ द केसेस मुझे लगता है 90% केसेस जो है ऐसे ही सेटल हो जाते हैं। जी मैम, हमारे डीवी एक्ट में अगर देखा जाए इसमें इंटरिम रिलीफ्स मिलते हैं, जैसे कि आपके पास जैसे पिटिशन पेश होती है तो आप इंटरिम रिलीफ देते हैं, तो मैम क्या हो सकते हैं वो इंटरिम रिलीफ्स? इंटरिम रिलीफ्स आपको जो है उसके लिए एक एप्लीकेशन फाइल करनी होती है अग्रीव्ड पर्सन को, वो आपको इनिशियल स्टेज पे एज एक्स पार्टी भी मिलती है, मतलब आपको फर्स्ट स्टेज पे अगर मैजिस्ट्रेट को फील होता है कि ये बहुत नेसेसरी है अभी एक ऑर्डर पास करना, अदरवाइज इस पे एक डोमेस्टिक वायलेंस कंटिन्यू हो जाएगी, तो वो करते हैं। इसमें बहुत सारे रिलीफ्स मिल सकते हैं। सबसे पहले आपको फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एक प्रोटेक्शन ऑर्डर मिलता है। प्रोटेक्शन ऑर्डर में ये मेंशन किया होता है कि जो भी रेस्पोंडेंट है या जो भी डोमेस्टिक वायलेंस कर रहा है वो डोमेस्टिक वायलेंस नहीं करेगा, या मे बी मैजिस्ट्रेट डायरेक्शन दे पुलिस को कि आप इनसे बॉन्ड्स ले लीजिए कि ये फर्दर डोमेस्टिक वायलेंस कमिट नहीं करेंगे, या उसमें एक शेयर्ड अगर आप एक शेयर्ड हाउस होल्ड में रह रहे हैं वहां पे आपको रेसिडेंस ऑर्डर मिलेगा, मे बी एक पोर्शन ऑफ जो घर है वो जो शेयर्ड हाउस होल्ड है वो उस लड़की के लिए जो अग्रीव्ड फीमेल है उसके लिए रिजर्व कर दिया जाएगा। उसमें ये डायरेक्शन भी हो सकती है कि जो रेस्पोंडेंट है जो डोमेस्टिक वायलेंस क्रिएट कर रहे हैं वो उस पोर्शन को विजिट नहीं करेंगे, या मे बी उसकी फैमिली को डायरेक्शन होगी कि आप भी उसको विजिट नहीं करेंगे, उस पोर्शन को आप टच नहीं करेंगे, या फिर आप अलियनेट नहीं करेंगे। कभी ऐसा होता है, देखिए बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है, बोथ हस्बैंड एंड वाइफ दे आर वर्किंग, उन्होंने ज्वाइंटली कोई प्रॉपर्टी खरीदी होती है लेकिन किसी एक ही के नाम पे होती है, कल को हस्बैंड उसको निकाल देता है, सपोज हस्बैंड के ही नाम पे, तो वो कोर्ट को अप्रोच कर सकती है, तो कोर्ट उसको प्रोहिबिट कर सकता है फ्रॉम सेलिंग ऑफ दैट प्रॉपर्टी और डिस्पोजिंग ऑफ दैट प्रॉपर्टी इन एनी मैनर, जब तक ये डिस्प्यूट सेटल नहीं हो जाएगा। तो दीज आर द इनिशियल रिलीफ। इसमें मॉनिटरी रिलीफ भी मिलता है। इसमें जैसे अगर उसको मेडिकल एक्सपेंसेस, सपोज शी हैज बीन टॉर्चर्ड, फिजिकली अब्यूज्ड, उसको मेडिकल एक्सपेंसेस इनकर हुए हैं, वो लंप सम में भी मिल सकते हैं, या फिर धीरे धीरे भी उसको इंस्टॉलमेंट्स में भी डायरेक्शन हो सकती है, या फिर आपकी एक कस्टडी होती है। जैसे कस्टडी से रिलेटेड मैं कहना चाहूंगी कि मैजिस्ट्रेट इसमें टेम्पररी कस्टडी बच्चों की जो है वो दे सकता है उस अग्रीव्ड फीमेल को। जी मैम, अक्सर ऐसा होता है कि कहीं जहां कपल में डिस्प्यूट हो जाता है, अगर हस्बैंड ने वाइफ को घर से निकाल दिया तो बच्चे जो है वो मदर के साथ होते हैं, तो फिर फीमेल को एक डर रहता है कि मैं अगर अपने बच्चों को स्कूल भेजूं तो हस्बैंड आकर इनका बच्चों का फादर आकर इनको मुझसे ले ना ले, तो वो पूरा प्रोसीजर करने के लिए, क्योंकि फादर का अगर देखे तो वो एक नेचुरल गार्डियन है, तो उस चीज को रोकने के लिए कि बच्चों की सेफ्टी इंश्योर करने के लिए इसमें गार्डियनशिप के केस में ना जाने के लिए हम डीवी में अप्रोच कर सकते हैं उन बच्चों के लिए? बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी बोला कि आपको इंटरिम रिलीफ में अगर आप कस्टडी सीक कर रहे हैं तो कोर्ट एक टेम्पररी कस्टडी देगा, अगर उसको लगेगा बच्चा बहुत छोटा है, या मे बी बिकॉज ऑफ सम अदर रीजंस, मे बी बच्चे को बुलाया जाए, बेटियां हैं, या मे बी मैजिस्ट्रेट ऐसा, इसमें मैजिस्ट्रेट इज फ्री टू अडॉप्ट हिज ओन प्रोसीजर। कभी कोई मैजिस्ट्रेट ऐसा करता है, वो कहता है बच्चे को ले आए, फिर कैमरा ट्रायल करते हैं, चेंबर में लेके बच्चे से पूछेगा आप किसके पास जाना चाहेंगे, अगर उनको लगा कि ये माँ के साथ ही जाना चाहता है तो भेज देंगे। तो दिस इज ओनली टेम्पररी कस्टडी, जब तक फाइनल कस्टडी जो है गार्डियन कोर्ट, ताकि बच्चे की सेफ्टी जो वो इंश्योर की जाए। मैम, आपने कहा कि एसिड विक्टिम्स को लेकर जो विक्टिम कॉम्पनसेशन स्कीम है उसमें उनको कैसे कॉम्पनसेट किया जाता है, और क्या इन एसिड विक्टिम्स को जितना, मतलब जो हमारी ट्रायल है, ट्रायल के दौरान जो है डालसा की तरफ से, क्योंकि स्टेट की तरफ से लॉयर होता ही है, लेकिन कभी कभी एक विक्टिम चाहता है कि वो अपनी तरफ से भी एक लॉयर अपॉइंट करें, जैसे कि हमारे LADCs वगैरह, उन पे थोड़ी सी रोशनी आप डालेंगे मैम कि हम डालसा की तरफ से भी उनको कोई लीगल हेल्प दे सकते हैं? बिल्कुल। अब DLSA में एक नया सिस्टम आया है जो कि विच इज देयर इन फोर्स सिंस लास्ट फ्यू इयर्स, वो है लीगल डिफेंस लॉयर्स, जो हमारे उस देयर इज अ टीम, जो क्रिमिनल केसेस जो है वो सारे उसमें वी हैव मेड अ टीम, जैसे हर डिस्ट्रिक्ट में एक लीगल डिफेंस की एक टीम है। हाँ, तो उसमें क्या होता है, उसमें वो सारे टीम बाकायदा एक प्रोसेस से वो हम सेलेक्ट करते हैं, एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड, फिर उनका क्राइटेरिया होता है, फिर इंटरव्यू होता है, जब वो पास करते हैं तो एक टीम बनती है लीगल डिफेंस एड, जो है उसका है टीम का नाम होगा, उसमें एक चीफ डिफेंस काउंसिल होगा, देन डेप्यूटी, देन असिस्टेंट्स,
केसेस। ये लोग सारे क्रिमिनल जो केसेस हैं वो डील करते हैं। जैसे हमारे पैनल लॉयर्स हैं जो पैनल में होते हैं वो सिविल केसेस डील करते हैं, और ये जो है ये वाले केसेस जो क्रिमिनल इसके हैं वो सारे LADCs जो है वो डील करते हैं। इनको स्पेसिफिकली सिर्फ क्रिमिनल में इसलिए रखा गया है क्योंकि देखा गया है कि ज्यादा हमारी जो विक्टिम्स है वो क्रिमिनल केसेस की, एंड वी नीड अ वेरी गुड टीम ऑफ लॉयर्स जो उनके केसेस देख सके और उनको जस्टिस भी कर सके, एंड दे आर पेड बाय द गवर्नमेंट। इनकी बहुत अच्छी सैलरीज भी होती हैं, और इनको दे आर बीइंग प्रोहिबिटेड कि वो बाकी कोई भी काम ले। उनका सोल जो होता है वो फोकस होता है इन्हीं की इस सारे विक्टिम्स से रिलेटेड जो भी है केसेस, या इवन हमारे अंडर ट्रायल्स जिनको कोई लॉयर नहीं होता है, हमारे जो है लीगल डिफेंस सिस्टम जो है ये इसीलिए इसको प्लेस में लाया गया है ताकि वो उनको देखे। और अगर वो एसिड विक्टिम जो है अगर वो अपना एक पर्सनल फिर भी एक लॉयर रखना चाहती है, शी इज फ्री टू डू सो। जी मैम, जैसे कि हम देखते हैं कि हमारी सोसाइटी में आए दिन नए नए क्राइम्स नमूदार हो रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेल हजरात ही हमारे इन्वॉल्व हैं, वही सिर्फ अक्यूज हैं। हमारी फीमेल्स भी जो है कहीं गरीबी की वजह से, कहीं एक्सप्लॉयटेशन की वजह से, कहीं बाकी भी कुछ रीजंस हो सकते हैं। तो आपने खुद भी देखा होगा, आपने खुद भी रिमांड्स काफ़ी सारी ली होंगी इसी मतलब हमारी जहां फीमेल को लाया जाता है एज अक्यूज्ड। क्या ये जो फीमेल है हमारी, ये जो सेक्ट ऑफ फीमेल्स है जो हमारे डिफरेंट जेलों में है, क्या मैम उनके साथ भी, उनको भी जो उनका एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, जो तहफुजात उनको कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हैं, क्या उनको भी अप्रोच किया जाता है हमारे प्रिजन्स में? क्या उनको भी देखा जाता है? या हमारे ये जो जुवेनाइल होम्स हैं उसमें फीमेल्स भी हैं हमारी, क्या उनको कहीं सुना जाता है, उनको देखा जाता है? कहीं एक चेक एंड बैलेंस है मैम इस सारे सिस्टम पे? बिल्कुल है। हमारे जो DLSAs हैं वो यही रोल प्ले कर रहे हैं। जैसे हमारी फीमेल इनमेट्स होती है जेल में, सबसे पहले हमारा एक प्रोविजन है, जैसे हमारे लीगल एड क्लिनिक्स होते हैं, तो हमारा हर जेल में एक लीगल एड क्लिनिक होता है। जैसे अभी मैं अनंतनाग में पोस्टेड हूँ, तो अनंतनाग में हमारा एक लीगल एड क्लिनिक है जहाँ पे एक दो PLVs रहते हैं, वो रोटेशन पे रहते हैं। वो वहाँ की सारी ग्रीवियंसेस जिससे भी रिलेटेड हो, सपोज फीमेल है मेल है, सबसे रिलेटेड ले लेते हैं। मैम आपका एक मैसेज हमारे नाजरीन के लिए हमारे प्रोग्राम के हवाले से? मेरा मैसेज सबके लिए बस एक यही रहेगा कि हमारे पास लॉज है, सारे लॉज है, लेकिन दे हैव बीन पुट इनटू फ्रेमवर्क, लेकिन सोसाइटी तरक्की सिर्फ तब करेगी जब जो भी औरतों की जो जिनके साथ ये जुल्म हो रहा है उनके लिए कोई आवाज उठाए। अगर उनके लिए कोई आवाज उठा रहा है तो तब मैं मानूंगी कि सच में हमारी सोसाइटी ने प्रोग्रेस किया है। क्योंकि जो सेफ्टी ऑफ वुमेन है, दैट इज नॉट जस्ट अ प्रिविलेज, दैट इज अ राइट विच एवरी वुमेन इज एंटाइटल्ड टू रिसीव। एंड हर एक औरत को मुझे लगता है इससे रिलेटेड एक दूसरे को अपलिफ्ट करने के लिए, सपोज कोई जुल्म का शिकार हो रही है लेकिन वो नहीं कुछ उसमें रिपोर्ट कर पा रही है, तो वो लेडी जो उस पोजीशन में है उसके लिए लड़ सके, प्लीज कम फॉरवर्ड एंड हेल्प अदर्स। मैम आपका हमारे प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। नाजरीन, आपने देखा कि हमारी जज साहिबा ने कितनी खूबसूरती से हमारे आज के जो लॉज है, आज का जो टॉपिक है वो बयान किया। उम्मीद करते हैं ये हमारी जो मेहनत है ये तभी सफल होगी जब आप इन चीज़ों का फ़ायदा उठाएंगे। और वाकई में अगर आपके आसपास में अगर आप किसी भी फीमेल पे देखते हैं कि घरेलू तशद्दुद हो रहा है और वो आगे नहीं आ रही है, आप भी आगे आकर उसका जो वो घरेलू तशद्दुद है वो ख़त्म कर सकते हैं, अपनी एक छोटी सी कंप्लेंट दर्ज करके। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आज जो हमने आपके साथ बातें शेयर की, जो हमने आपको इंफॉर्मेशन दी, उस इंफॉर्मेशन पे आप एक्ट करेंगे। और अगर आप कोर्ट कचहरी नहीं जाना चाहते हैं केसेस में, आप डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी में प्री लिटिगेशन की सूरत में एक एप्लीकेशन लेकर जा सकते हैं और वहां भी आपको सुना जाएगा और जो आपके साथ घरेलू तशद्दुद कर रहे हैं उनको वहां बुलाया जा सकता है। ऐसे ही कुछ और नए टॉपिक्स के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पापा, यहाँ से अपना प्लॉट शुरू होता है। मैं आपको लेआउट दिखाता हूँ। ये आपका रूम और